Yes, good morning, all of you. So, on this wonderful day, we'll start our new AS AS 11. एक क्वेश्चन का कोई सब पार्ट बचा है अपना शायद AS 9 का एंड में देखेंगे. ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं दिन की. ठीक है, AS 11 वेरी 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 क्रूशियल AS. ठीक है, एग्जाम में हाईली टेस्टेड AS और मैं कहूँगा वेरी वेरी साइलेंट AS. AS 9 का क्या है, थोड़ा ज्यादा मतलब बोलना ज्यादा, आना कम, वैसे वाली काम, ज्यादा चीजें है. ठीक है, एग्रेसिव एस हम लोग उसको बोलते हैं, जो एस एग्रेसिव एस उसको बोलते हैं हम लोग जो एस में ज्यादा चीजें होती है. ठीक है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, लाइक दिस एवरीथिंग. बट देन बोलते ना फुसकी फटाका, एग्जाम में आता है नहीं आता है, चलते रहता है. एस 11 इज नॉन एग्रेसिव एस, बहुत कम चीजें हैं, लिमिटेड चीजें हैं, बहुत ही सोबर है. बट एग्जाम में मई 24 के बाद में अच्छा खासा टेस्ट हुआ है. एमसीक्यू में, डिस्क्रिप्टिव में होता है ये टेस्ट. ठीक है, एक और चैप्टर है ब्रांच अकाउंट्स करके, which is related to somewhere related to this AS. That particular chapter has a very very bad reputation. ठीक है, many students try to skip the particular chapter. बहुत लोगों के दिमाग के वो ऊपर जाता है, लेकिन वो ऊपर मेरा ऐसा नोटिस है कि वो ऊपर तब जाता है जब आपका AS 11 में कमांड कम है. ठीक है, तो मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको AS 11 के लॉजिक्स फटाक से समझ में आ जाए और आप उसमें बहुत कंफर्टेबल रहो. ठीक है, और फिर आपके लिए ब्रांच अकाउंट इज लाइक नथिंग. इस एएस में तीन पार्ट है. कितने पार्ट है? तीन. तीन पार्ट में से एक पार्ट पूरा की पूरा ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड है, जो इस एएस में बहुत ही ज्यादा कम कवर्ड है. सिर्फ उसकी एक दो इंफॉर्मेशन कवर्ड रहेगी, बाकी पूरा आपको एएस अपना ब्रांच अकाउंट्स में पढ़ने को मिलेगा. ठीक है, जो पार्ट नंबर 1 है इस एएस का, वो इस एएस का 70 से 80% अकाउंट करता है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है और जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब जिसके ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. एम ए क्लियर? ठीक है, एस 11 चालू करें, सीधी बात, नो बकवास. ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट विद दिस एस. आर यू रेडी? आर यू रेडी? 3, 2, 1 स्टार्ट. अपने अपनी बुक में इसका नाम लिखा आपने, एस का भी नाम लिख दिया, बेहतरीन. इस क्लास में मेरे को लगता है कि आज की क्लास मेरे लिए सफिशिएंट है इस एएस को बहुत हद तक खत्म करने के लिए. ठीक है, तो ये क्लास जिसने कंसंट्रेशन नहीं यूज किया, जिसने फोकस नहीं यूज किया, जो अटेंटिव नहीं है, नींद में से बाहर आ जाना. सूरज उगा है, हम भी उगे हैं. ठीक है, पूरा ध्यान आज अगर आप लगा दोगे ना, मैं वादा करता हूं ये एक ऐसा एएस रहेगा जो आप बोलोगे सर मेरे को कोई रिवीजन का नीड नहीं है. आपकी नोट्स में पहले और आखिरी बार पढ़ रहा हूं. आई डोंट नीड एनी रिविजन. लेस थ्योरी, वेरी वेरी लेस थ्योरी. ठीक है, प्रैक्टिकल एएस. ओके, इसी के लिए ये एएस आया है, 4 एएस के बाद में 5वां एएस. नाउ वी विल डू सम प्रैक्टिकल स्टफ. बट फिर से बोल रहा हूं, अगर आज हमारा ध्यान नहीं है तो नोट्स 10 बार भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं समझ पा रहा हूं या नहीं समझ पा रहा हूं. ठीक है, समझने के लिए बोलो कि सब चीज इजी है क्या समझने के लिए, इसका जो डिफिकल्टी लेवल है, आई थिंक वो सीबीएसई आईसीएसई स्टूडेंट के 8वीं 7वीं 8वीं के लेवल का एएस है. ठीक है, प्रॉब्लम पता है क्या है, और मैं 100% श्योर हूं प्रॉब्लम यही है कि जो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस करता है, ठीक है, ऑफलाइन में तो आप छोड़ ही दो, जो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस करता है इस एज के टाइम पे वो अटेंटिव कम होता है. ठीक है, और अटेंटिव कम होता है और उस कारण से ये एज का रेपुटेशन हर बार खराब रहेगा. ठीक है, चलो अब देखो, एक चीज एक बताओ, इस एज को चालू करने के पहले पहले तो है ना आप ये बना लो सभी लोग.
बनाओ फटाफट। बना लिया? ठीक है, अभी आप नीचे लिखो उसके, आप लिखो इनिशियल एग्जांपल्स, इनिशियल एग्जांपल्स, इनिशियल एग्जांपल। ठीक है ना? उसमें पहला लिखो, देखो अपनी राइटिंग स्पीड तेज रखना, पहले बोल रहा हूं मैं। पहला लिखो, मिस्टर मोदी purchased a gold ring from Miss Meloni in Italy for rupees, for euro, for 1,000 euro, for 1,000 euro। ठीक है ना? उसके नीचे लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखना, ऐसा एरो देके लिखना। एक सेकेंड, ऐसा एरो दो, ठीक है, और लिखो फर्स्ट थिंग इज टू डिसाइड, फर्स्ट थिंग इज टू डिसाइड, मैं फिर से बोल रहा हूं फास्ट लिखना। फर्स्ट थिंग इज टू डिसाइड वेदर मेलोनी will accept payment in rupees, will accept payment in rupees, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, है ना, अभी आप मेरे को बताओ, क्या मेलोनी इस एग्जाम्पल में रुपीस एक्सेप्ट करेगी? हाँ, सब लोग बताओ। देखो मैं बता रहा हूं, अगर आप अभी नहीं बोलोगे या डाउट नहीं पूछोगे, या अगर आपका दूसरा व्यू पॉइंट है वो नहीं बोलोगे ना, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। क्या मेलोनी रुपीस एक्सेप्ट करेगी? क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सर आपने इटली से परचेज किया, तो जो इटली का नेशनल करेंसी है वो तो उसी में लेगी ना। अभी तुम यहाँ पे मान लो किराने की दुकान पे हो, है ना, और कोई अंग्रेज आता है बोलता है पार्ले जी का पैकेट दे, ठीक है, और वो तुमको निकाल के $1 देगा, तुम एक्सेप्ट करोगे क्या? नहीं करोगे। तुम बोलोगे हमारे यहाँ पे रुपीस चलता है, हमारे यहाँ पे रुपीस चलता है, करेक्ट ना? कोई नेपाल का आदमी आया, चलो तुम्हारे मन में लड्डू फूटा होगा, डॉलर है, डॉलर तो मैं ले लेती हूँ, डॉलर तो कभी भी काम आ जाए, ठीक है ना? नेपाल का आदमी आया, वो नेपाल है, साहब जी करके तुमको नेपाली करेंसी दे रहा है, तुम क्या बोलोगे? भाग्य से हमारे यहाँ पे चलता थोड़ी नेपाली करेंसी, चलता क्या? मेलोनी रुपीस एक्सेप्ट करेगी क्या? उसको क्या चाहिए? यूरो। आप लिख दो, शी वॉन्ट्स यूरो, शी वॉन्ट्स यूरो। लिख दिया? अभी उसके बाद में अगला अगला क्वेश्चन, एक और एरो, डज मोदी हैज यूरो, डज मोदी हैज यूरो, क्वेश्चन मार्क। ये भी एक और क्वेश्चन है दिमाग में, क्या उसको यूरो चाहिए, वो समझ में आ गया सर, क्योंकि वो रुपीस लेके क्या करेगी, जैसे हम नेपाली करेंसी लेके क्या करेंगे। अब उसको क्या चाहिए? यूरो चाहिए। अब मोदी के पास यूरो है क्या? उसके पास में क्या है? रुपीस है। उसके पास में क्या है? रुपीस है, करेक्ट है, तो अब लिख दो नो, है ना? अभी तीसरा, देन हाउ डू, ये मैं है ना नोट से बना के नहीं लाया था बोला,
ये मैं एकदम बेसिक लेवल का लिखवा रहा हूं कि कल अगर आप ये नोट्स पढ़ो तो आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहे आपको। देन हाउ डू, बस थोड़ा फास्ट क्योंकि मेरा टाइम जाएगा ये इसका। देन हाउ डू मोदी अरेंज यूरो फॉर मेलोनी, अरेंज यूरो फॉर मेलोनी, बराबर है कार्तिक? यूरो कैसे अरेंज करें, है ना? उसका एरो करके आंसर लिखो। ही शुड गो टू अ फॉरेन करेंसी डीलर, he should go to a foreign currency dealer and ask him exchange rate, and ask him exchange rate of euro, exchange rate of euro, ठीक है? फुल स्टॉप, सही है। वो जाएगा एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर के पास में, उसको बोलेगा भैया मेरे को चाहिए यूरो, तो तू मेरे को बता एक्सचेंज रेट क्या है, यूरो का एक्सचेंज रेट क्या है, ठीक है? उसके नीचे लिखो एक स्टार मार्क करके लिखना ये चीज। एक्सचेंज रेट, exchange rate is the rate, exchange rate is the rate at which dealer will take rupees and give euro to Modi, लिखा। assume 1 euro is equal to 100 rupees, करेक्ट है? देन उसके नीचे वापस से अपना एरो स्टाइल, एक और बार रिमाइंड करा रहा हूं, फास्ट लिखना, एरो स्टाइल और लिखो देन हाउ मच रुपीज इन दिस एग्जांपल मोदी नीड्स टू पे to the exchange dealer, then how much rupees in this example Modi needs to pay to the exchange dealer, है ना? ठीक है, समझ में आया? करेक्ट है, क्वेश्चन समझ में आया कि अब कितना पे करेगा, फिर एक और एरो निकालो, ठीक है? उसमें लिखो मोदी वॉन्ट्स 1000 यूरो, मोदी wants 1000 euro and 1 euro is equal to 100 rupees. Hence, Modi needs to pay 1000 into 100 is equal to 1 lakh rupees. Hence, Modi needs to pay 1000 into 100 is equal to 1 lakh rupees to the exchange dealer. करेक्ट, एकदम परफेक्ट है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मोदी को 1 लाख रुपए की पड़ी वो गोल्ड रिंग? यस, दिस इज अ सरल एग्जांपल ऑफ हाउ डज फॉरेन एक्सचेंज वर्क। इसी एग्जांपल को मैं वीडियो में कन्वर्ट कर सकता हूं, बट ये बेस्ट तरीका है, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक, है ना? आपको किसी की भी वीडियो, किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। आपने ये नोट्स पढ़ी तो ये एग्जांपल पढ़ते पढ़ते आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, अब इसी एग्जांपल में कंटिन्यू करो। ऐसे देखो, ऐसे लाइन खींचो, ये सबको समझ में आया? इजी पार्ट एकदम, है ना? नाउ इन दिस एग्जांपल, now in this example I am giving you further data. Now in this example I am giving you further data. जब पढ़ोगे ना तो मेरा चेहरा याद रखना कि मैं बोल रहा हूं, ठीक है? उसमें लिखो मोदी परचेज्ड, देखो ऐसा करना ना, सीरियल नंबर 1 लिखना, इसमें डेटा में नंबर 1 ऐसा करके लिखना, ठीक है?
मोदी परचेज्ड गोल्ड रिंग ऑन 1st Feb 2026। 1st Feb 2026। बिल्कुल सर, सही बोल रहे हो। ठीक है। नंबर 2, as Modi and Meloni are friends, मेलोनी, फ्रेंड्स के बाद में फुल स्टॉप, मेलोनी agreed to accept the payment on 31st May, to accept the payment on 31st May 2026। ठीक है। that is she is giving 4 months time to Mr. Modi to arrange the payment। ओके, ठीक है। नंबर 3, डेटा नंबर 3, ठीक है। अभी उसमें लिखो एक्सचेंज रेट, देखो ऐसा लिखना है, एक्सचेंज रेट के आगे ऐसा है ना, ऑब्लिक ऐसा लिखो, है ना, इज इक्वल टू 100 रुपीज लिखा, 100 रुपीज, आगे लिखो 1st Feb 2026 लिखा। क्लियर है? ठीक है। तो अभी मेरे को बताओ, अच्छा उसके नीचे एक और पहले लिख दो, एक्सचेंज रेट के नीचे लिखना, एक्सचेंज रेट वर्ड वापस मत लिखना, जहां पे आपने ये बनाया ना ऐसा, वापस से उसके नीचे सेम बनाओ। मैंने क्या बोला? तो कहा, तो मैं उसके नीचे मतलब उसके नीचे बनाने की बात कर रहा हूं। ठीक है। अब इसको लिखो 105, कितना लिखोगे? 105, और उसके आगे लिखो 31st March 2026 लिखा। फिर तीसरा सेम, वापस से सिंबल बनाओ, ठीक है ना। फिर लिखो 110 और फिर लिखो 31st May 2026, राइट, है ना। चलो अभी उसके बाद में अब तुम लिखो, नाउ लेट अस डू द अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मोदी। नाउ लेट अस डू अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मोदी लिखा। फिर ब्रैकेट ओपन करो, as we are not concerned about the accounting of Miss Melody बोल रहा, Meloni, as we are not concerned with the accounting of Miss Meloni। अरे अपन अकाउंटिंग तो मोदी की करेंगे ना यार, अपना आदमी तो अपन मोदी वाले है ना, तो जो अपन इंडिया का, जो भी इंडिया वाला पार्टी है उसके अकाउंटिंग करेंगे ना। अपन इटली में जाके अकाउंटिंग करेंगे क्या? तो अपने को जो भी सोचना है वो इंडिया के काउंटर पार्ट के, ऐसा समझना है कि अपने ही मोदी है। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहला आप डालो आंसर, लिखो ऐसा आंसर, है ना, और उसमें सबसे पहला ऐसा 1 डालो और फिर लिखो ट्रांजैक्शन डेट अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शन डेट अकाउंटिंग, बराबर है। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन डेट क्या है? लिखना सही समान यार, आने जब क्लास चालू के पहले ना सारी बुक जितनी भी 10-12 पेन है वो सब, कैलकुलेटर सब निकाल के रखना, ठीक है। सभी को बोल रहा हूं मैं, ट्रांजैक्शन डेट अकाउंटिंग लिखाना, ठीक है। अभी 1st Feb को आपका आपने मेलोडी से परचेज किया था, वो टाइम पे एक्सचेंज रेट क्या था? 100 का था, ठीक है।
4 महीने का अपने को साइट मिला, पेमेंट करने के लिए टाइम मिला, तो सबसे पहली अकाउंटिंग तो अपनी 1 फेब को आने वाली है ना। तो उस बेसिकली वो अकाउंटिंग क्या रहेगी, मान लो बाय एसेट गोल्ड रिंग, एज्यूम करो वो बाय से अपने को कोई मतलब नहीं होती ये एग्जांपल में, ठीक है। आप लिख दो बाय गोल्ड रिंग, बाय गोल्ड रिंग लिखो ना, बाय गोल्ड रिंग टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर ब्रैकेट में मिस मेलोनी, टू क्रेडिटर ब्रैकेट में मिस मेलोनी। सब लोग एग्री करते हैं एंट्री से, यही एंट्री ट्रांजेक्शन डेट पे होगा ना, कि मैंने कुछ खरीदा है और इसका पेमेंट करना बाकी है, तो फर्स्ट फेब को एंट्री आना ही पड़ेगा। नई एंट्री आएंगे मतलब अपने अक्रूवल प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया। एवरीबडी विथ मी, क्या बात है, शानदार क्राउड है। वहां पे आप उसके नीचे अपन नरेशन टू एंट्री लिखते ना, वो नरेशन के जैसा ब्रैकेट करके लिख दो, कितना था, 1000 यूरो लिखो, 1000 यूरो इंटू 100 रुपीज, 1000 यूरो इंटू 100 रुपीज, ब्रैकेट क्लोज। 1 लाख रुपए डेबिट, 1 लाख रुपए क्रेडिट, बात खत्म है ना। 1000 यूरो इंटू 100 रुपीज, एकदम बढ़िया हो गया ये, ठीक है। अब 4 महीने के बीच में आ गया अपना कट ऑफ डेट, क्या आ गया, कट ऑफ डेट आ गया। अब लिखो सेकंड में, थोड़ा एक एक लाइन छोड़ के लिखना, चिपका चिपका के नहीं, नंबर 2 डालो, ऐसा नंबर 2 डालो, फिर लिखो अकाउंटिंग एज एट द कट ऑफ डेट। अभी किसको बहुत चीज बोलते हैं, कट ऑफ डेट बोल लो, बैलेंस शीट डेट बोल दो, एफएस डेट बोल लो, 31 मार्च बोल लो, कुछ भी बोल लो, है ना, ठीक है। अभी देखो, अभी मेरी बात सुनो, अभी तुम मेरे को बताओ, ये क्रेडिटर है ना, मत क्रेडिटर का मतलब मैं ये पकड़ लू कि इसको नियर टर्म में पेमेंट करना है ना। नियर टर्म का मतलब सर बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट करना है। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब सर लगभग 12 महीने का अंदाज होता है कि विद इन 12 मंथ पेमेंट करना है, तो वो क्रेडिटर के आसपास रहता है। अब ये क्रेडिटर है। अब तुम मेरे को बताओ, सच्ची सच्ची ये जो कंसेप्ट का इजाद हुआ है ना, मैं आपको वो बताओ कि अगर बैलेंस शीट डेट पे मैं कुछ भी नहीं करूं, कोई एंट्री पास नहीं करूं, कुछ भी नहीं करूं, तो क्या यूजर को सही पिक्चर जा रहा, क्या यूजर को पता रहना चाहिए ना कि जो तुमने बाहर से माल खरीदा है जिसका पेमेंट बाकी है ना, मतलब तुम फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हो, और 31 मार्च को उस पेमेंट की क्या स्थिति है ना। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की जो वैल्यूज है, जो एक्सचेंज रेट्स है, वो तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो प्लस माइनस होते रहते हैं, है ना। अभी तुम देख रहे हो डॉलर की क्या भाव चालू है, 120 रुपीज, 100 रुपीज चल गया डॉलर का भाव, करेक्ट है, और वो भी जियोपॉलिटिकल वॉर के कारण, ठीक है। अरे हाँ, ये तो छोटा सा एग्जांपल है, 1000 यूरो मतलब कुछ भी नहीं हुआ। आप बड़ा फिगर सोचो, 5 रुपए का भी उछाल मतलब आपके फाइनेंशियल्स में कितना बड़ा उछाल है। अभी 31 मार्च को अगर हमको रियल पिक्चर यूजर को बताना है, ध्यान से, 31 मार्च को अगर रियल पिक्चर यूजर को बताना है, तो अपने को 31 मार्च के डेट पे जो रेट चालू है, वो रेट पे क्रिएटर को दिखाना पड़ेगा, बराबर है ना। हम अगर 100 पे ही दिखाते रहेंगे तो यूजर को रियल पिक्चर जाएगा क्या, है नहीं जाएगा ना। ये तो मैंने आपको सरल एग्जांपल दिया। मान लो मैं आपको एग्जांपल ये देता है कि 31 मार्च पे 2 ही महीने में 100 यूरो का 200 यूरो हो गया, कितना हो गया, 2 ही महीने में, पॉसिबल है, डबल हो गया ना पेमेंट। यूजर को नहीं शो करोगे तो उसको रियल पिक्चर मालूम रहेगा क्या। वो अपना पूरा अकाउंटिंग का मैंने जो आपका बेस बनाया है, वो शेयर मार्केट को लेके बनाया है कि सारे जो भी गवर्नमेंट ने पूरे तिगड़म लगाए हैं, ये शेयर मार्केट को बचाने के लिए लगाए हैं, ठीक है। अगर आज नहीं पता चला और डायरेक्टली 31 मई पे जाके वो 200 रुपए पर यूरो के हिसाब से पेमेंट कर रहा, डबल पेमेंट कर रहा, तो शेयर प्राइस धड़ाम, है ना। सरकार बोलती है कि इंजेक्शन नहीं देना है, एक गोली रोज दोगे ना तो वो डाइजेस्ट होगा, एक साथ में 31 मई को बड़ा इंजेक्शन लगा दोगे ना, पूरा मार्केट ठप हो जाएगा। ये लॉजिक है इसका। तो यूजर को रियल पिक्चर जाना चाहिए सर। 31 मार्च का रेट सर 105 है ना, तो अब सर 105 के हिसाब से अपने को क्रेडिटर को लाना पड़ेगा। लेकिन सर 100 रुपीज पर ट्रांजेक्शन हुआ था, पेमेंट हुआ क्या
ट्रांजेक्शन हुआ, उसने बोली 4 महीने बाद पे करना। अभी ट्रांजेक्शन रेट पे अपन अकाउंटिंग करते ना, अक्रूवल अपने को वही बोलता, तो अपन क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन रेट पे जो भी रेट है वो हिसाब से बुक्स में एंट्री पास कर दे कि मैं इतना देवाल हूं, ठीक है। लेकिन फॉरेन करेंसी है, फ्लक्चुएट होती रहेगी। 31 मार्च को वो दिवाली आई 100 की जगह पे 105, अभी भी पे नहीं कर रहे अपन, ना ही अपने ना ही हमने फर्स्ट फेब को पेमेंट किया था और ना ही हम 31 मार्च को पेमेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ अकाउंटिंग है, राइट। तो अब हमारा अकाउंटेंट, मोदी का अकाउंटेंट क्या बोल रहा, साहब इसको है ना 105 पे दिखाना पड़ेगा। मोदी बोला ठीक है, मतलब तू बोल रहा है कि क्रेडिटर को बढ़ाना पड़ेगा? बोले हाँ साहब, मतलब तू ये बोल रहा है कि अगर मेरा कोई भी क्रेडिटर है, क्रेडिटर का मतलब मैं पैसा देने वाला हूं, तो तू ये बोल रहा है जब जब मैं क्रेडिटर रहूंगा तब तक अगर फॉरेक्स के रेट बढ़े तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी, फॉरेक्स के रेट घटे तो मेरी लाइबिलिटी घटेगी। ये 100 का 95 होता था तो मोदी की लाइबिलिटी कम होती थी, 100 का 105 हुआ तो मोदी की लाइबिलिटी बढ़ गई। तो सिंपल सा लॉजिक है, इफ इन योर बुक्स द अदर वन इज क्रेडिटर, द अदर वन इज, मतलब यू हैव टू गिव द मनी। अगर आप लॉजिकली सोचो तो आपको ऐसा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर लॉजिक कभी नहीं लग पा रहा भाई में, तो ये याद रखने का कि अगर मेरे बुक्स में सामने वाला क्रेडिटर है तो फॉरेक्स के रेट बढ़ेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, फॉरेक्स के रेट घटेंगे तो लाइबिलिटी घटेगी। वही अगर डेटर है तो वाइस वर्सा, ठीक है। डेटर वाला बात छोड़ दो, समझ गया बात, क्लियर है? तो बोले हाँ साहब आपके इसमें लाइबिलिटी बढ़ेगी, मतलब साहब आपके इसमें 5 रुपीज से लाइबिलिटी बढ़ेगी, मतलब 5000 से लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, करेक्ट है। तो मैं अगर क्रेडिटर को बढ़ाना है तो बाय क्रेडिटर करूं या टू क्रेडिटर करूं? फंडामेंटल अकाउंटिंग, टू क्रेडिटर। बाय किसको करो? बाय होगा P&L, मतलब फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस लॉस। क्लियर है, सिंपल है और लॉजिकल भी है। आपका खर्चा है ना, वो आपका खर्चा है, फॉरेन एक्सचेंज लॉस आपका खर्चा है, पीएनएल में जाना ही चाहिए। और पीएनएल में अपन हजारों चीज अप्रूवल के बेसिस पे डालते हैं, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के बेसिस पे डालते हैं, प्रोविजन के बेसिस पे डालते हैं, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस कहा जाएगा? पीएनएल में। एंट्री पास करो, बाय फॉरेन एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट। वापस से रिमाइंड करो, फास्ट लिखना है। बाय फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट लॉस डेबिट ब्रैकेट में पीएनएल 5000, टू क्रेडिटर 5000, टू क्रेडिटर में मिस मेलोनी लिख देना, नरेशन में लिख दो 1000 यूरो इंटू 5 रुपए। ठीक है सर, बढ़िया है एकदम। यहां तक सब कंफर्टेबल है क्या? हाँ, बिल्कुल भी फास्ट नहीं है, मैंने तो चालू भी नहीं किया इस, ऑनेस्टली, ठीक है, क्लियर है। ये अभी अपन बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हैं, यहां तक किसी को डाउट? अब आ गई फैसले की घड़ी, 31 मई मेलोनी का फोन आया, मोदी माय पेमेंट देना पड़ेगा ना, बराबर है, ठीक है। लिखो नंबर 3, एक्सचेंज रेट। मैंने बताया ना एक्सचेंज रेट क्या हो, इसमें 110 हो गया ना, ठीक है। अभी देखो लिखने काम नहीं, मैंने ऑलरेडी बताया, सिर्फ इतना लिख दो, अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट टू द क्रेडिटर। आज अपन ये एएस को 8:45 बंद करेंगे, 5 मिनट्स में एएस 9 का वो पार्ट खत्म करेंगे और 10 मिनट्स में पूरा होमवर्क चेक करेंगे, ठीक है, जो अपन ने परसों दिया था आपको। मैं फिर से बोल रहा हूं, होमवर्क इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्टिंग। होमवर्क अगर नहीं किया तो टेस्ट भी खराब जाएगा, टेस्ट का पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होगा और उसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा है। आपकी पूरी जो जड़ है पढ़ाई की वो होमवर्क है, और वो होमवर्क इसी के लिए दिया है ताकि आपके टेस्ट की पढ़ाई में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो होमवर्क करना ही है, चलो लिखो। अच्छा अभी ये बढ़ गया ना, ठीक है।
अब मेरे को बताओ कि वापस से एक्सचेंज लॉस हो गया, ठीक है, वापस से एंट्री पास होगी उसकी, क्लियर है। तो अभी एंट्री लिखो पहले, बाय फॉरेन एक्सचेंज लॉस, लॉस कैसे बढ़ गया, 110 हो गया ना, रेट बढ़ गया। मैंने पहले ही बोला अगर क्रेडिटर है रेट बढ़ा मतलब लाइबिलिटी बढ़ी। बाय फॉरेन एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, हो गया। अब ये लिखेंगे 100 माइनस 110, 10,000 रुपए डेबिट, 10,000 रुपए क्रेडिट, 5 होगा ना, समझ में आया, 5 होगा ना, लगाया, जिसे दिमाग नहीं लगाया उसको दिमाग लगाना चाहिए कि सर 105 तक तो आप लेके आ गए गाड़ी को, अब 31 मार्च के रेट से कंपेयर होगा ना, आप उसको 100 से क्यों कंपेयर कर रहे हो। क्लैरिटी मिली है ना, सर 5 रुपये होगा, लिखो, क्योंकि 5 का लागत डाल चुके हैं, लिखो 5,000 5,000, सिर्फ लिखना है कि गौरव दिमाग में लगाना, ठीक है, ओके है ना। अब इसके बाद में होगा फाइनल पेमेंट, ठीक है, आप लिख दो बाय क्रेडिटर टू बैंक, बाय क्रेडिटर टू बैंक 1,10,000, सिंपल। आपका अब अपनी एंट्रीज में देखना, आपका क्रेडिटर पूरा जीरो हो गया, आपको 10,000 का जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ था वो 5,000 करके कट ऑफ डेट के चला गया पीएनएल में, और अल्टीमेटली आपके जेब में से 1,10,000 जाने वाले थे, उतने ही पैसे आपके जेब में से गए। एंट्री फिनिश, पैसा हजम, सबको समझ में आएगी पक्का। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं वापस से पूरा समझाने को रेडी हूं, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। क्यों हूं, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आज तक एग्जाम में आया है। इसके अलावा जो पार्ट है उसका 10% रोल भी एग्जाम में नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, क्योंकि अगर उनके थोड़ी सी अक्कल होंगी तो वे सरल चीज छोड़ के थोड़ी बेटर चीज पूछेंगे, और वो आजकल कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है, समझ में आया फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। आप लोगों ने लाइफ में इसके पहले कभी फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा नहीं होगा एज अ करिकुलम, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव स्टडीड फॉरेन एक्सचेंज, एंड आई होप यू अंडरस्टूड कि फॉरेन एक्सचेंज था क्या फाउंडेशन में, नहीं ना, हाँ, आई होप यू अंडरस्टूड फॉरेन एक्सचेंज नाउ, कि फॉरेन एक्सचेंज क्या, नथिंग, फॉरेन एक्सचेंज इज नथिंग, whenever you deal with somebody outside India, you have to pay that person in his or her home currency, है ना, but you deal in rupees, so then you have to go to somebody to whom you will give rupees, and in exchange you will take that home currency, and then you will give that home currency to that particular creditor। क्लियर है, पक्की बात, चलो स्टार्ट नाउ। अब यहां से ए चालू हो रहा है, आई होप आपका वो बिल्डिंग ब्लॉक, वो बेस बन चुका है, ठीक है। चलो सबसे पहला डेफिनेशन में, अभी ये सब अपन लिखेंगे घर पे, ठीक है, अभी सिर्फ समझो, सब कुछ समझेंगे अभी अपन, आज अपने को कुछ भी नोट्स मोस्टली नहीं लिखे, जो लिखना था लिख दिया, अब अपने को सिर्फ कंसेप्ट लेना है और घर पे वर्क करना है, ठीक है, ओके रेडी। मैं भी सिखाऊंगा, वो अभी जो बताया वो नहीं है बोला, समझना मत कि मैं आराम से बैठता हूं मेरे को समझ गया, ठीक है, ये कंसेप्ट सिखाए हुए नहीं, ये तो पूरा नीचे का सिखा दिया सब मैंने, ठीक है। रिपोर्टिंग करेंसी, ठीक है, रिपोर्टिंग करेंसी, रिपोर्टिंग करेंसी क्या है, इट इज द करेंसी इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, करेक्ट है, ठीक है। फॉरेन करेंसी, इट इज द करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी, लिखो रिपोर्टिंग करेंसी लिख लो, वैसे तो अपने को मालूम हो गया अभी, लिखो रिपोर्टिंग करेंसी, रिपोर्टिंग करेंसी इज इक्वल टू रुपीज, रिपोर्टिंग करेंसी क्या है, रुपीज है ना, और फॉरेन करेंसी लिखो,
फॉरेन करेंसी इट इज ए करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी, मतलब अदर देन रुपीज, ठीक है। अब यहां जो मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स, ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल पार्ट है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। मॉनेटरी आइटम्स, मॉनेटरी आइटम्स आर दोज असेट्स एंड लाइबिलिटीज। मॉनेटरी आइटम्स क्या होता है? असेट्स भी है, लाइबिलिटी भी है। क्या है? असेट भी है और लाइबिलिटी भी है, ठीक है। विच आर टू बी रिसीव्ड और पेड। असेट मिलने वाला है, लाइबिलिटी पे करने वाले हैं, इन फिक्स्ड और डिटरमिनेबल अमाउंट्स ऑफ मनी, जिसका अमाउंट फिक्स्ड है, जिसका अमाउंट फिक्स्ड है। अभी अपनी बैलेंस शीट इमेजिन करेंगे, ठीक है, ये असेट पार्ट है। यहां देखिए पीपी, यहां पे आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पकड़ लो, यहां पे डेटर पकड़ लो, यहां पे कैश पकड़ लो, यस ठीक है, मोटा मोटा, या इन्वेंट्री पकड़ लो। ये 5 आइटम है, करेक्ट ना। अब मेरे को बताओ कि पीपी है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है, कैश है और नॉन करंट असेट है, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट, ये अपना क्या बच गया इसमें, पीपी, डेटर, कैश, एक क्या बचा इसमें, हाँ इन्वेंट्री, वो ऊपर का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें जो फिक्स्ड अमाउंट है, जो तुमको आज पता है कि मेरे को इतना देना है, वो अमाउंट है क्रेडिटर का, इतना मिलने वाला, वो अमाउंट है डेटर का कि मेरे को इतना मिलने वाला फिक्स है। डेटर का अमाउंट में कोई एस्टिमेशन रहता है क्या? नहीं, इतना मिलने वाला है। सर प्रोविजन पुट वो अलग हो गया, मिलने वाला अमाउंट फिक्स है और वो नहीं दे रहा है, वो अलग बात है, अमाउंट फिक्स है ना। सर पीपी का भी, पीपी का फिक्स नहीं, पीपी का जब तू बेचेगी वो कितने में बेच रहा तेरे को मालूम है क्या आज? तो ये अमाउंट चेंज हो सकता है ना, ये अमाउंट चेंज हो सकता है। सर इन्वेस्टमेंट में तो है ना, अब भी कभी जीरो था कि हाँ बेच सकती है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आज जो वैल्यू पे खड़ा है, क्या उत्तर भी बेचेगा? सर्टन है क्या? नहीं, भाव तो हर मिनट चेंज होता है, तो ये अमाउंट भी सर्टन नहीं है। सर इन्वेंट्री, अरे इन्वेंट्री की तो बात ही मत कर, कॉस्ट एनआरवी नीचे एवरेज लोअर है ना, हर 31 मार्च को सुई लटकी हुई है उसमें कि वो कॉस्ट पे जाएगा कि एनआरवी पे जाएगा, कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी, तो उसका वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। ओनली दीज टू आइटम्स आर देयर in which the amount is fixed. The amount will not vary. The amount will not vary. If the other person is not paying, that is other thing. But the determination of amount is certain. ये समझ में आया? ये 5 में से 2 का डिफरेंस समझ में आया क्या? ये दोनों को बोलते हैं मॉनेटरी आइटम। क्या बोलते हैं? और ये तीनों को बोलते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी आइटम मतलब एज गुड एज मनी, एकदम लिक्विडेशन वाले पोजीशन पे, एकदम लिक्विडेटिंग पोजीशन पे। आपने फाउंडेशन में पढ़ा बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें रहता ना कि मेरे को सामने वाले से इतना मिलना है ना, लेकिन 3 महीने बाद मिलना है, मेरे को आज के आज पैसा चाहिए, तो बैंक में जाते अपन बोलते बिल ऑफ एक्सचेंज कर दे, वो क्या करेगा? तेरे को 100 की जगह 95 दे देगा, करेक्ट है? एज गुड एज मनी, यस, दिस टू आर कॉल्ड एज मॉनेटरी आइटम्स, यस, ठीक है, क्योंकि अमाउंट फिक्स्ड है। अभी आ जाओ लाइबिलिटी वाले पल्ले में, क्रेडिटर अमाउंट फिक्स्ड, किसी से बोरिंग ली अमाउंट फिक्स्ड, ठीक है। यहां पे डिपॉजिट है, मान लो अमाउंट फिक्स्ड है ना, आपने किसी को डिपॉजिट दिया है, वो आपका एसेट बन गया, अमाउंट फिक्स्ड है, राइट। तो इसको बोलते हैं, ये डिफरेंस है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल या डेटर, ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर, आपके इंटर की कवरेज में यही 3-4 चीजों पे मॉनेटरी आइटम बोल के आता है, क्लियर है। फाइनल लेवल पे क्या होता है? नॉमेनक्लेचर बढ़ जाते हैं, इंडेक्स के हिसाब से और भी 10-12 चीजें बैलेंस शीट में आती है अलग अलग नाम से, जो आपने कभी सुना भी नहीं है, तो वो अपने को यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है,
ये एग्जांपल ध्यान में रखना, किसी को रखना है तो। मैंने मेरे टाइम पे ये रखा था, ट्रेड पेबल और ट्रेड क्रेडिटर, बस मैंने दो ही दिमाग में रखा था कि ये मॉनेटरी है, क्योंकि अमाउंट फिक्स्ड है। जो चीज मॉनेटरी नहीं है वो क्या है? जो चीज मॉनेटरी नहीं है वो क्या है? सिंपल, ठीक है। और मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी कभी भी बैलेंस शीट आइटम्स का होता है। किसका होता है? क्योंकि बैलेंस शीट आइटम्स में ही वो चीज है जो या तो मिलना बाकी है या देना बाकी है। पीएनएल तो क्या है, सब खत्म हो गया, तो इसको सिर्फ बैलेंस शीट के एंगल से सोचना होता है। एम आई क्लियर टू यू? मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, ठीक है ना। अभी लिखो, आपके इसमें ऐसा दो बना लो, देखो एक एरो है यहां पे डालो मॉनेटरी, एक एरो यहां डालो नॉन मॉनेटरी, फिर उसका डेफिनेशन और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, अभी ये लिखने का काम नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी एग्जांपल अच्छा खासा बड़ा लिख चुके उस पर, मोदी वाला, ठीक है। अभी ये एग्जांपल अपन ने लिख लिया है, ठीक है। ठीक है, अभी हाँ, अभी है ना, इसमें एक और इंफॉर्मेशन डालो, लिखो इंफॉर्मेशन में बोलता। पहले एक काम करो, ये लिख लो आपका डेटा, ये लिख ही लो आप अभी हाथों हाथ, आराम से लिखो, कोई इशू नहीं। मॉनेटरी क्या होता है, नॉन मॉनेटरी क्या होता है, उसकी एग्जांपल लिख लो। नीचे का नोट भी डालो, ये वाला नोट डालना है। क्यों खिड़की लगा दे निहाल? हो गया ना। अभी सबसे सबसे क्रिटिकल और आखिरी चीज, देन वी आर गोइंग टू क्वेश्चंस। बोलू, यहां पे ना मॉनेटरी आइटम में आप नीचे लिखना, ठीक है, रीमेजरमेंट, रीमेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट विल बी डन। रीमेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट, करेक्ट है, लिख दिया। और नॉन मॉनेटरी में लिखना नो रीमेजरमेंट। सर ये तो सिखाया ही नहीं, लिख दिया आपने, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, बोलू, रेडी है, ठीक है।
अभी देखो जो एग्जाम्पल मैंने मोदी और मेलोनी का लिखवाया था आपको भी, क्या उसमें हमने रीमेजरमेंट किया या नहीं किया? सर रीमेजरमेंट का मतलब ये है कि बैलेंस शीट डेट पे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उस रेट पे अपने क्रेडिटर को लेके आ जाना, है ना? मतलब बैलेंस शीट डेट पे एंट्री पास करना, मतलब अदर वर्ड्स में बैलेंस शीट डेट पे यूजर्स को क्लियर पिक्चर देना। यस, क्लियर है? लेकिन ये होता है सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स के केस में। किसी केस में? नॉन मॉनेटरी आइटम जो है, नॉन मॉनेटरी आइटम के केस में आप रीमेजरमेंट नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि नॉन मॉनेटरी आइटम जो है ना, ये लंबे समय तक रहते हैं, ये लंबे समय तक रहते हैं, ये 1 साल 2 साल 5 साल पीपी। यस, इनका रीमेजरमेंट आपको नहीं करना, इनका रीमेजरमेंट आपको नहीं करना। क्लियर है? उसका रीमेजरमेंट करेंगे तो अपन खत्म हो जाएंगे, मतलब आपने पूरी बैलेंस शीट का कचरा कर दिया। हर चीज को रीमेजर करते रहो। सरकार ने बोला है कि जो मॉनेटरी आइटम है, क्योंकि वो नियर टर्म में होने वाले सेटल, क्योंकि वो 2 महीने में 5 महीने में 6 महीने में सेटल होने वाले हैं, तो उन्हीं का आप रीमेजरमेंट करो। जो नॉन मॉनेटरी आइटम है, इसी के लिए एएस ने आपको 2 चीज बताई है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। जो मॉनेटरी आइटम है उनका रीमेजरमेंट करो, जो नॉन मॉनेटरी आइटम है उनका रीमेजरमेंट मत करो। क्लियर है? पक्का क्लियर है एकदम? हाँ, ठीक है। तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू सम क्वेश्चंस, और क्वेश्चन से हमारी क्लैरिटी और बढ़ाते हैं। लेकिन यहां तक किसी को डाउट है तो पहले पूछो, ये तो क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, उस पे आएंगे। चलो उसने बोल ही दिया है तो मैं वो बोल देता हूं, ठीक है, फिर मेरे को लिखवाना भी है। सो बेसिकली एएस में प्रॉपर गाइडलाइन है इस चीज को लेके कि आप आगे एएस 10 पढ़ने वाले हो, ठीक है, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो उसमें बेसिकली क्या है ना, 2 चीजें हैं। एक कि आप पीपीई को कॉस्ट पे लेके जा रहे हो, ठीक है। उसमें एक और ऑप्शन बोला हुआ है कि आप हर साल के अंत में उस पीपीई का जो फेयर वैल्यू है, अभी आपने बिल्डिंग खरीदा है ना, आपने मान लो नरीमन पॉइंट पे बिल्डिंग खरीदा, जिस दिन आपने बिल्डिंग खरीदी थी वो बिल्डिंग की भाव है मान लो 10 लाख रुपए, और अगले साल की 31 मार्च पे ऑब्वियसली प्रॉपर्टी का भाव बढ़ता है, ठीक है। लेकिन आपको नॉर्मल अकाउंटिंग क्या बोलती है कि कॉस्ट पे लेके चल, बराबर है। नॉर्मल अकाउंटिंग क्या बोलती है कि कॉस्ट पे लेके चल। अगले साल भाव और बढ़ के हो गया 50 लाख रुपए हो गया, लेकिन अकाउंटिंग क्या बोलती है, पीपी कॉस्ट पे रहेगा। लेकिन एएस 10 आपको एक और ऑप्शन देता है, उसका नाम है रीवैल्यूएशन मॉडल। क्या है कि एवरी 31 मार्च को उस बिल्डिंग का जो फेयर वैल्यू है, उस फेयर वैल्यू पे आप बिल्डिंग को लेके आ जाओ, उस फेयर वैल्यू पे आप बिल्डिंग को लेके आ जाओ। मतलब बाय पीपी अकाउंट, मान लो आपने 10 लाख की कॉस्ट थी, अब 31 मार्च पे 50 लाख की हो गई बिल्डिंग। कितनी हो गई? मतलब अगर आप आज उस बिल्डिंग को बेचने जाओगे तो आपको कितना मिलेगा? तो रिवैल्यूएशन मॉडल क्या बोलता है, ब्रिंग द पीपी टू इट्स फेयर वैल्यू। बोलो, ब्रिंग द पीपी टू इट्स फेयर वैल्यू। तो क्या होगा, आप 40 लाख से पीपी का वैल्यू बढ़ा दोगे और करस्पॉन्डिंग क्रेडिट जो है वो एक रिजर्व में डालते हो, वो अपन एएस 10 में पढ़ेंगे। आपको उससे कोई मतलब नहीं कि आप वो डालते कहां, मतलब कैसे है कि पीपी का वैल्यू बढ़ेगा। करेक्ट है। अगर कंपनी नॉन मॉनेटरी आइटम, पीपी इज ए नॉन मॉनेटरी आइटम, पीपी इज ए नॉन मॉनेटरी आइटम, ठीक है। अगर कंपनी कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है, कौन सा, तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर नॉन मॉनेटरी आइटम का कोई फॉरेन एक्सचेंज का रीमेजरमेंट नहीं होता। 31 मार्च पे चुपचाप बैठ जाना, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा भी डेटा तो भी चुप रहना, क्योंकि कोई रीमेजरमेंट नहीं होता, क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी आइटम है। लेकिन अगर वो नॉन मॉनेटरी आइटम को लेके कंपनी ने कोई मान लो रीवैल्यूएशन या फेयर वैल्यू मॉडल चूज कर रखा है, तो 31 मार्च में आप उसका वैल्यू बदलने वाले हो, इन एनी केस बदलने वाले हो, क्योंकि आप क्या फॉलो कर रहे हो, फेयर वैल्यू। तो सरकार ने बोला जब तू ओरिजिनली बदल ही रहा है तो फिर तू उसको रीमेजर भी कर ही दे। समझ में आ गई बात? और एकदम अलाइन होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो अपन कंफ्यूज होते हैं कि यार सर ये क्या बात हुई। लेकिन सिंपल है, सरकार ने बोला हमारी कोई मंशा नहीं है
कि हम नॉन मॉनेटरी आइटम को लेके बार बार 31 मार्च को वैल्यू चेंज करें, हमारी ऐसी कोई इंटेंशन। लेकिन अगर आप किसी और एएस के कारण रीवैल्यू कर रहे हो तो फिर आप रीमेजरमेंट भी हाथों हाथ कर ही दो। क्लियर है? आई डोंट थिंक इसका कोई क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में है, लेकिन कंसेप्ट है जो मैं आपको लिखाने वाला था। ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। बाकी AS10 पढ़ेंगे तो रिवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आपने लिख दिया रीमेजरमेंट एंड बैलेंस शीट डेट, आपने लिख दिया नो रीमेजरमेंट एंड बैलेंस शीट डेट। इसके आगे एक और चीज लिखो, नो रीमेजरमेंट के आगे नॉन मॉनेटरी के केस में लिखो, मैं बोलता हूं नॉन मॉनेटरी इज इक्वल टू, और अब कैपिटल में लिखना और दूसरे पेन से लिखना अगर पेन होगा तो, नॉन मॉनेटरी इज इक्वल टू, दूसरे पेन मतलब दूसरे कलर के पेन से, इज इक्वल टू नो, अपर कैश लिखना, नो रीमेजरमेंट, नो रीमेजरमेंट। उसके नीचे एक स्टार मार्क बनाओ, एक बॉक्स बनाओ, देखो ऐसा बॉक्स बनाओ, ये ऐसा बॉक्स बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ एक, और स्टार मार्क करो, और लिखो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन if company is following fair value model, if company is following fair value model, if company is following fair value model, then company will change the value of non-monetary item as per other accounting standards, है ना, as per other accounting standards। as per other accounting standards। hence अब जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये दूसरे कलर के पेन से और कैपिटल में, hence in such a case as the amount is anyways changing, you have to remeasure such non-monetary item also, you have to remeasure such non-monetary item also। हो गया? ठीक है, क्वेश्चन बैंक ओपन करो। अब है ना, सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट बचा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है, वो थोड़ा बाद में कराता हूं, पहले इतना पार्ट पे कंफर्टेबल हो जाता है। ओपन किया क्वेश्चन बैंक? नंदीश आपको क्वेश्चन बैंक मिली ऑडिट की? ओपन किया, पेज नंबर आ जाओ 137, आ गए? ठीक है, एकदम से ध्यान दो, ध्यान मत वो करना। अभी तक कॉम्प्लिकेटेड है कि यस? नहीं, इजीली समझ में आ रहा ना? ठीक है, सिर्फ एक ही चीज बची है, उसके बाद में अच्छा खासा पार्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन वो चीज क्रिटिकल है, थोड़ी बड़ी है, उसके पहले अपन थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। चलो रेडी है? सबसे पहला क्वेश्चन स्टडी मेट का, वो बोलता है बताइए इनमें से मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी कौन है, आपके अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। ठीक है, इन्वेंट्री नॉन मॉनेटरी, ट्रेड रिसीवेबल मॉनेटरी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स और पीपी दोनों नॉन मॉनेटरी। क्यों? क्योंकि इसका अमाउंट सर्टन नहीं है, जब बेचने जाएंगे अमाउंट पक्का ऊपर नीचे होगा। ठीक है, उसका कंसेप्ट है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी।
तो बेसिकली मॉनिटरी है क्या अपने एग्जाम परस्पेक्टिव से? TRTC, ट्रेड रिसीवेबल टेक केयर, ट्रेड क्रेडिटर्स, ठीक है, डन, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। इतना ही ध्यान रखना अपना। अभी इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। सब लोग पढ़ो प्लीज क्वेश्चन एक बार, वो पढ़ते पढ़ते दिमाग लगाओ, अपनी क्वेश्चन बैंक से पढ़ो और दिमाग लगाओ क्या लिखेंगे एग्जाम में। ये एक्स को ना 21 पढ़ना, 2021। पढ़ लिया? ठीक है, अभी अपने दिमाग में सिर्फ है ना कैलकुलेशन मत करो कोई भी लोग, सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला बना लो कि मैं ट्रांजैक्शन रेट पे क्या कैलकुलेशन करूंगा, मैं 31 मार्च को क्या कैलकुलेशन करूंगा, और मैं डेट ऑफ पेमेंट 7 जुलाई को क्या कैलकुलेशन करूंगा। सिर्फ दिमाग में बना लो। 15,000 है तो 1 जनवरी को 15,000 इंटू 75, ठीक है। 31 मार्च को 15,000 इंटू 74, 75 माइनस 74, राइट, 1 रुपए का ना, ठीक है। और 7 जुलाई को 15,000 इंटू 1, क्योंकि अब 31 मार्च का रेट आ गया, क्योंकि हमने कर दिया। सर इसमें गलतियां पता है कहां होती है? सबसे ज्यादा गलतियां इस गड्ढे पे होती है। आप कितना ही मुंडी हला लो, आप एग्जाम में जाके क्या करोगे? 75 माइनस 73, ठीक है। आई एम 100% श्योर यहां बैठा हुआ जो व्यक्ति है, टेस्ट के अंदर जब क्वेश्चन आएगा, पक्की पक्की बात 2 से 3 लोग रहेंगे जो ये गलती करने वाले हैं। क्यों सर? आपने गलती करी, आपने ये डेटा ऊपर दिया, इसको नीचे किया, आपने सफल क्यों किया, आपने सेम फॉर्मेट में क्यों नहीं दिया? अरे तुम जवाई हो हमारे, तुम्हारा काम क्या है? इसको पढ़ना। ये गलती करते बच्चे, ये फॉर्मेट स्टडी मैट में दिया है ना, एक एग्जाम में क्वेश्चन में फॉर्मेट चेंज हो गया, ले बच्चे लगातार ले गड्ढे में गिर रहे। अरे पढ़ो तो सही कि वो चीज क्या है, कौन सा रेट है, कहां का रेट है ना। क्लियर है सबको? पक्की बात है, ठीक है। अभी देखो यहां पे बात करते हैं, है ना। एज पर AS11 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। अभी आप अपने नोट्स में ना सिर्फ अभी जितना पेज मेरे को है ना, एक हाफ अ पेज और चाहिए। आप है ना हाफ पेज छोड़ दो, हाफ पेज या 1 पेज छोड़ दो, उसके बाद में आप लिखो सम इंपॉर्टेंट लाइंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग द आंसर। ये हेडिंग डालो, सम इंपॉर्टेंट लाइंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग द आंसर। लिखा? अब देखो यहां से यहां तक कॉपी करो, सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन डेट को लेके लाइन है कि ऑल द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट द रेट ऑफ ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट उस दिन का जो है वो अप्लाई करके, उसके बाद में एक लाइन छोड़ के एक और लाइन लिखो। अब वो रहेगी बैलेंस शीट की लाइन, जो पिंक कर रहा हूं ना वो लिखो, हर आंसर में चिपकानी है। एट द बैलेंस शीट डेट ऑल मॉनेटरी आइटम शुड बी, ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग द क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट मतलब जो 31 मार्च की डेट पे यूरो का क्लोजिंग रेट था, जिसमें मार्केट यूरो का बंद हुआ, वो रेट। वैसे आपको एग्जाम में क्लोजिंग रेट दिया रहेगा।
क्लोजिंग रेट के आगे लिख देना भले @31 मार्च। हो गया, हो गया। और आखिरी लाइन लिखो ये वाली पिंक, आंसर्स की लाइंस लर्न करने का जरूरत नहीं है, जो मैं ये इंपॉर्टेंट लाइंस लिखवा रहा हूं ना, यही लर्न करना है, चिपकाना है। जो पहली लाइन लिखी ना उसको लिख देना दूसरे कलर के पेन से, ट्रांजैक्शन डेट की लाइन, बैलेंस शीट डेट की लाइन और कंप्लीशन कंप्लीशन डेट की लाइन, 3 लाइन आपको लिख दी। दूसरा पेन कलर का यूज करना गौरंग। ट्रांजैक्शन डेट की लाइन, बैलेंस शीट डेट की लाइन और पेमेंट की लाइन। हो गया, क्लियर है ना। पहला वो क्या बोलता है कि ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट द रेट, ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट द एक्सचेंज रेट एट द रेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसके बाद में बैलेंस शीट डेट पे ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट द क्लोजिंग रेट, और तीसरे पे एक्सचेंज डिफरेंस सेटलमेंट ऑन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल, कि जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है सेटलमेंट का वो पीएनएल में ट्रांसफर होना चाहिए। क्लियर है। अब एक कॉमन डाउट रहता या कॉमन प्रॉब्लम रहती कि बच्चे जब आंसर सॉल्व करते तो बच्चों का पूरा फोकस रहता द कैलकुलेशंस में, वो डायरेक्टली कैलकुलेशन लिखेंगे, वो ना ही एज का नाम लिखेंगे ना ही एज का नंबर लिखेंगे, वो डायरेक्टली ये कैलकुलेशन बता देंगे ये वाला, फिर वो डायरेक्टली ये कर देंगे, फिर वो ये कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क का एग्जाम में नॉर्मली आता है तो आप 2 मार्क पकड़ना, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, फिर आप सर्टिफाइड कॉपी लेके मत आना कि सर देखो मेरा पूरा राइट था, ये थ्योरी के मार्क्स है, ठीक है। और हर एक एएस में थ्योरी के मार्क्स है, अगर वो प्रैक्टिकल एएस है और आपने ऊपर थ्योरी नहीं लिखी तो मिनिमम 1 मार्क का डिडक्शन आईसीए ने आंख बंद करके कर दिया पहले, तो बाद में आधा 1 मार्क और काटा है, ठीक है। मई 26, जनवरी 26, सितंबर 25 तीनों ही सर्टिफाइड कॉपी में ये कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट आईसीआई का है, ठीक है। तो बिल्कुल भूल मत करना समझने की कि मैं ये थ्योरी नहीं लिखूंगा, समझ लेना इतना पढ़ने के बाद में भी अगर 50 मार्क की एएस है तो हमको 30 के ऊपर तो मिल ही नहीं सकते, और ये भी कब, जब तुम्हारे सारे कैलकुलेशंस एक्यूरेट, तो थ्योरी उतना क्रिटिकल है, ठीक है। ओके सर, इसको लर्न मैंने लिखवा दिया है, आप लर्न करो, आप 2 बार खुद से लिख के देखो, वो आपका स्किल है। चलो अभी देखो यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से प्रेजेंट किया है। अपन ने ये लाइन लिखी ना, अब सिंपल अपन ये कैलकुलेशन दिखाएंगे, 15,000 इंटू 75, ये होगा ट्रांजेक्शन डेट पे। सर इतने अमाउंट पे आपकी बुक्स में क्रेडिटर आ जाएगा, क्या रहेगा, क्रेडिटर। अब 31 मार्च आया, पहले हमने बैलेंस शीट की लाइन लिख दी, फिर हमने बोला 15,000 के क्रेडिटर थे, ठीक है। अभी 15,000 के क्रेडिटर अगर है तो 74 के हिसाब से मैं अगर देखूं तो ये हो गया 15,000 इंटू 74, करेक्ट है। अभी 11/25 में मैंने रिकॉर्ड किया था और अब वो 11/10 हो गया, मतलब 15,000 का गेन हो गया, तो वो गेन का जाएगा, शुड बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। सिंपल सा करी थे, लॉस हुआ तो पीएनएल में, प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल में। किस चीज को लेके, मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी का तो अपन रीमेजरमेंट करते ही नहीं, क्लियर है। सिर्फ मॉनेटरी का रीमेजरमेंट करते हैं। अभी एक बार के लिए वो एक्सेप्शन को भूल जाओ कि सर अगर उन्होंने फेयर वैल्यू मॉडल चूज किया होगा तो करेंगे, लेकिन अभी क्या करना है उसका, वो बहुत हाइपोथेटिकल है, वैसा क्वेश्चन नहीं है लेकिन आ सकता है, ठीक है। मैं वो भी क्वेश्चन करवा दूंगा, डाल दूंगा खुद के मन का। आज आप मॉनेटरी को लेकर सोचो, ठीक है। ओके, ये हो गया, तो ये गेन का चला गया, पीएनएल में क्रेडिट हो गया। आप लोगों को मैंने बोला था सबने हाईलाइटर लाया, सबके पास में है ना, तो आप प्लीज हाईलाइट करते जाना ये, ठीक है। आप क्या हाईलाइट करो, ये हाईलाइट करो, मैं जो कर रहा हूं ना वही हाईलाइट करना। ये देखो इतना हाईलाइट करो, कर दिया, ठीक है। हम टीएचडब्ल्यू या एसएनडब्ल्यू इसके लिए कर रहे हैं ताकि कि घर पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, क्लास में हम कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद में अब क्या हुआ, आपका रेट फर्दर गिर गया ना। सबसे पहली बात तो क्या करना लाइफ में ना, जैसे ही आपने बैलेंस शीट डेट की अकाउंटिंग कर दी, ये वाला रेट काट देना, क्वेश्चन में काट देना। समझ रहा क्या, ताकि कंफ्यूजन हो ही ना। ये प्रैक्टिस फॉलो करना। आप बोलोगे सर आपने क्या बता दिया, जैसे ही आपने बैलेंस शीट डेट पर अकाउंटिंग कर दी, आप ट्रांजेक्शन डेट का रेट काट देना, ताकि आपको वो रेट दिखे ही ना। ठीक है। अब बचा आपका 74 और 73। अब यहां पे आपको 1 रुपए दिख रहा है, वापस से 1 रुपए का गेन हो गया है ना। और ये गेन भी कहा जाएगा, करो इसको, है ना, कर दिया। अब एक चीज पे फोकस करना, ये जो बैलेंस शीट डेट का गेन है, बैलेंस शीट डेट का जो गेन है वो कहा गया ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। और जो रियलाइजेशन डेट मतलब सेटलमेंट डेट का जो गेन है वो कहा गया 31 मार्च 2022। ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि साल चेंज हो गया। क्लियर है। क्या हम ये क्वेश्चन कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, पक्का। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन रिसेंट में एग्जाम में आया है, इतना बच्चा सा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मोदी मेलोनी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। अब आ जाओ यहाँ पे, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ठीक है, करीम लिमिटेड करके है, उसने क्या किया, यूएसडी बोरो किया 4,50,000। क्या किया, 4,50,000 यूएसडी बोरो किया, मतलब डॉलर बोरो किया। रुपीज है कि ये नहीं। कब किया, वही 1 जनवरी को किया। कब किया, 1 जनवरी को किया। विच विल बी रिपेड एज ऑन 31 जुलाई 2021। करेक्ट है। लेकिन बीच में सर क्या आ गया, बीच में आ गया सर कट ऑफ डेट, है ना। ये था मेरा 1 जनवरी 21, ये था मेरा 31 जुलाई 21। सर बीच में क्या आ गया, बीच में आ गया कट ऑफ डेट, है ना। ठीक है, अब देखो यहां पे, कलीम लिमिटेड प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंडिंग 31 मार्च। रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन रिपोर्टिंग, आपको तीनों रेट दिए हुए। ट्रांजेक्शन रेट का रेट दिया हुआ है, 31 मार्च का बैलेंस शीट डेट का दिया हुआ है, 49.50 का सेटलमेंट डेट का दिया हुआ है। क्लियर है, इसको डालो THW, है ना। और इसको एक बार के लिए स्टार मार्क भी कर दो। हूबहू सेम क्वेश्चन, एक हिंट देता हूं, मेलोनी मोदी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले कंसेप्ट नोट पढ़ना जितने मैंने लिखा है, मेन पंच लाइन्स पढ़ना। जब THW करोगे पंच लाइन के साथ में कैलकुलेशन दिखाना, ठीक है, और टाइमर लगाना। सबको बेस रूल्स क्लियर है एकदम, वेरी गुड। ठीक है, अब ये ना स्टडी मेट का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में लिखा नहीं है कहीं भी जर्नल एंट्री करने के लिए, इन्होंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। ठीक है, सर हमको करना है क्या, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होगा कि आपको करना है या नहीं करना है, तो ये देख के आपको वो जर्नल एंट्री भी समझ में आ जाएगी। क्लियर है, तो ये आप घर पे कर लेना। लेकिन हम पता है कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम पहले थ्योरेटिकली सॉल्व कर लेंगे, सारे कैलकुलेशंस कर लेंगे, और उसके नीचे आप जर्नल एंट्री बनाना। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जर्नल एंट्री देखना मत, आप खुद से बनाना, गलत करने दो, फिर देखो कि मैंने क्या गलत देखी। नोमेनक्लेचर की चिंता करना मत, सिर्फ डेबिट क्रेडिट बराबर डालना। नोमेनक्लेचर एक दो बार देखने के बाद तुमको याद आ जाएगा कि क्या नोमेनक्लेचर यूज करना है। ठीक है, लेकिन डेबिट क्रेडिट बराबर डालना। जैसे इन्होंने वर्ड यूज किया है फॉरेन करेंसी लोन, आपने लोन यूज कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर है एकदम। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। सब लोग पढ़ो फटाफट, जल्दी जल्दी पढ़ो और खुद से हाईलाइट करो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट पार्ट्स। स्लो मोशन में मत करना। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 रुको, फॉरवर्ड का क्वेश्चन, एक सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो अभी।
अभी के भी पढ़ के खत्म कर दो 10 और टिक मार्क कर देना उसको। पढ़ लिया कि पढ़ो ना, पढ़ लिया? हाँ, अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। बंसल कंपनी, सब लोग पहले क्वेश्चन खुद से पढ़ो, इंटरप्रेट करो। हो गया, सबने पढ़ा? ठीक है, क्या अकाउंटेंट ने सही किया है गलत किया? क्या गलत किया उसने सही शाम? हाँ, क्या गलती क्या करी उसने? वो बोल रही है सर उसने ट्रांजैक्शन डेट और पेमेंट डेट उसका डिफरेंस दिया, क्या करना चाहिए इसी का? एग्जैक्टली है ना, ये जनवरी का आरटीपी का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। तो इसको सेम टू सेम लाइंस पे अपन आंसर करेंगे। ठीक है, कैसे आंसर करेंगे? सबसे पहला हम लोग बोलेंगे एस पर एएस 11, बोलो। सबसे पहला ट्रांजैक्शन डेट है ना, द ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी शुड बी रिकॉर्डेड एट द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर फुल स्टॉप लिखने का है ना, फिर उसके बाद में अमाउंट। ठीक है, हेंस बोलो। सिर्फ इमेजिन करो, अपने को राइटिंग का जरूरत ही नहीं है, घर पे आप पीएचडब्ल्यू कर लेना इसका। ठीक है, हेंस ब्रैकेट ओपन करा, ब्रैकेट ओपन 64 8 क्या है 68 इंटू 12,000 इज इक्वल टू कितना अमाउंट आया? 8,16,000। कौन सा अमाउंट निकाल रहा भाई? 8,16,000 ब्रैकेट क्लोज। फिर लिखने का सेंटेंस में द एंट्री एट ट्रांजैक्शन डेट विल बी पास्ड एट दिस अमाउंट। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? फिर पैराग्राफ चेंज करना। अब आ गया बैलेंस शीट डेट। एज एट द बैलेंस शीट डेट एज पर एएस 11 द ट्रांजैक्शन of monetary items should be remeasured at the closing rate. Bracket open 68 minus 64 बोलो ना, ब्रैकेट क्लोज बोलो ना, इंटू 12,000 68 माइनस 65 इंटू 12,000। ठीक है, कितना आया? 12,000। ठीक है, देखो देखो ना, बता रहा ना, 8,16,000 मैच हुआ। एज ऑन द बैलेंस शीट रिपोर्टेड एट क्लोजिंग, करेक्ट है। तो 12,000 इंटू 65 7,80,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट मेड ऑन द सेम सब्सिक्वेंट ईयर। अब यहाँ पे देखो आपका 65 माइनस 68 इज इक्वल टू 36,000, मतलब 3 रुपए का डिफरेंस था। 68 पे आपने रिकॉर्ड किया था। ठीक है, ओके। अभी
मैं एग्जाम में क्या करता था, अब मजा खत्म सीरियसली। आप सबसे पहले एग्जाम में क्या करना, खुद के कन्वीनियंस के लिए या तो क्वेश्चन पेपर में या आप है ना 3 रेट लिख लेना, ठीक है। एक आप लिखते ना जो भी आपको नॉमेनक्लेचर ठीक लगे, एक तो ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है, उसको बोलते हैं टीडी, एक लिखते हैं क्लोजिंग डेट सीडी, और एक लिखते हैं सेटलमेंट डेट एसडी। या आपको जो भी यूज करना है, आपको डेट वाइज जो भी आपको सूटेबल लगे, आप वो तीनों रेट एक के नीचे एक लिख देना, ताकि गलती से भी एग्जाम में कोई सिली मिस्टेक ना हो। और जैसे ही आपने बैलेंस शीट डेट पे अकाउंटिंग करी, तो जो ट्रांजेक्शन डेट वाली जो डेट एक्सचेंज रेट था ना, उसको काट दो, क्योंकि उसको कोई काम नहीं। नहीं तो क्या होगा, सेटलमेंट डेट पे गलती से आप वो वाला डेट से एक्सचेंज डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रुपए का हुआ कितना, 36,000। कहां पे गया, 36,000। यस, ठीक है ना। विल बी शोन एज एक्सचेंज गेन इन द पीएनएल अकाउंट, यही देखा अपन ने। एंड विल नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में एडजस्ट होगा क्या, वो चांस ही नहीं है। एएस क्या बोलता है, डायरेक्टली कहा जाएगा पीएनएल में। एएस ने बताया कि कई एसेट में डालना है, अभी तक कुछ बताया नहीं है। मॉनेटरी आइटम अगर है, क्या है, तो पहला रूल है सर, रीमेजर होगा, रीमेजर होगा। और जो गेन और लॉस है वो कहां जाएगा, आपने आज इतना ही सीखा है। नॉन मॉनेटरी आइटम रीमेजर नहीं होगा। और रीमेजर होने का एक ही एक्सेप्शन है, वो है कि कंपनी फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रही है, तो इन एनी केस वो चेंज करने वाली है, तो अपन भी रीमेजर कर दे, ठीक है। एकदम क्लियर है, किसी को डाउट। उसके बाद में सेटलमेंट हुआ। इन सब्सिक्वेंट ईयर ऑन सेटलमेंट डेट कंपनी वुड रिकॉग्नाइज पीएनएल ऑन एक्सचेंज गेन। 1 रुपए का फिर गेन हो गया, है ना। 68 का 65 हुआ था शायद, ठीक है, और अब 64 हो गया। अब देखो, पता है कि मैंने बोला था ना, कभी कभी आपको वो क्वेश्चन में डेटा ऊपर नीचे देंगे। उन्होंने आपको बीच का रेट जो दिया ना, वो दिया सेटलमेंट डेट, और बाद में जो रेट दिया वो दिया है बैलेंस शीट डेट। तो गलती से अपन क्या गलती कर सकते हैं कि अपन ये रिकॉर्ड कर दे बैलेंस शीट डेट पे, और ये रिकॉर्ड करे सेटलमेंट डेट। सही है क्या। सबसे पहले 3 रेट लिख देना एक के नीचे क्रोनोलॉजी में। पहला हम लिखेंगे 68, फिर लिखेंगे 65, फिर लिखेंगे 64। यहां पे ट्रांजेक्शन हुआ था, ये बैलेंस शीट का अमाउंट है और ये सेटलमेंट का अमाउंट। जैसे ही बैलेंस शीट पे कर दिया, आप 68 काट दो। क्लियर है। एक और क्वेश्चन मैंने देखा है, क्वेश्चन में है या नहीं है, मेरे टेस्ट में काम है। पहले ही रेट लिख दिया, सेटलमेंट डेट का रेट क्या है, ठीक है। और सबसे आखिर की लास्ट 2 लाइन में लिखा हुआ है कि आपका बैलेंस शीट डेट का रेट क्या है और ट्रांजेक्शन डेट का रेट क्या है, और 31 मार्च का ऊपर दिया, ठीक है। ऐसा फैला फैला के देंगे हम, सबसे पहला वो लिख देंगे। आप आंसर में भी लिखो चलता, सबसे पहला वो लिख देना और फिर एंड चालू करना, गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको। ये क्वेश्चन आप प्लीज एक बार टीएचडब्ल्यू कर लेना। मेरे को हाई चांसेस लगता है कि ये क्वेश्चन सितंबर में नहीं आएंगे। एएस 11 2 अटेम्प्ट से टेस्ट हो रहा है। मेरे को लगता है, हो सकता है कि एएस 11 को थोड़ा कूलिंग पीरियड मिले और दूसरे ओएस का नंबर है, और जनवरी में या मई में 100% यूर गेटिंग अ क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ टीएचडब्ल्यू पे, ठीक है, कि हम खुद से करें, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी नहीं है सच कि मैं देख देख के इसकी थ्योरी आपको लर्न कराऊं या उस पे आपका एक्सपर्टाइज लाऊं। और इसमें मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इसकी थ्योरी लिखना और थ्योरी में कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, सिर्फ उसका मतलब सेम आना चाहिए। ग्रामर, इंग्लिश, है ना, उसका मतलब सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं सर टेक्निकल वर्ड, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप अपने मन से थ्योरी लिखना, ये वाले है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखना। और 3 पैराग्राफ में आंसर होगा इसका। देखो इन्होंने भी किया है, ये बेस्ट प्रेजेंटेशन है। पहला पैराग्राफ ट्रांजेक्शन डेट, दूसरा पैराग्राफ बैलेंस शीट डेट, और तीसरा पैराग्राफ सेटलमेंट डेट, है ना। एक और चीज बता रहा हूं, प्लीज लॉस और गेन पे ध्यान देना, है ना। घाई में ऐसा मत करना, 1 रुपए का डिफरेंस है, वो गेन था लेकिन गलती से लॉस लिख दिया। वो गलती आपके लिए गलती है, लेकिन चेकर को क्या लगेगा कि आपने वही सोचा था, है ना। तो ये ध्यान रखना, लॉस कब है, गेन कब है, बस उतना ध्यान रखना, है ना। इसके लिए इसका खुद से लिखने का अपने को बहुत जरूरत है। THW क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो एक बार खुद से।
वो मैंने एक मार्क कराया था ना आपको, कलीम वाला क्वेश्चन स्टार मार्क कराया था ना, वो स्टार निकाल दो, इसको डाल दो। 14 नंबर को स्टार कर देना, कलीम को हटा दो। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। ये क्वेश्चन नंबर 17 के आगे लिख देना AS16। पढ़ लिया क्या? हो गया ना? ठीक है। अब है ना, तुम आ जाओ क्वेश्चन नंबर, सुनो ना यार, क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। कुमार लिमिटेड, फटाफट 19 क्वेश्चन पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि ये क्वेश्चन जनवरी या मई के एग्जाम में आ गया, अब मैं क्या करने वाली हूँ, वो पर्सपेक्टिव से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19, टाइमर चालू है, पढ़ो, अपने कैलकुलेटर पे उसकी वर्किंग्स बनाओ। हो पढ़ा क्या? कैलकुलेशन किया?
पहला वाला पार्ट सिंपल है, ठीक है, सबको आया पहला वाला पार्ट, खुद से आया कैलकुलेटर पे करते, पक्का खुद से आया ना, हाँ ठीक है। अभी सेकंड वाला पार्ट पढ़ो। अगर बोरिंग रीपे हो गई थी 28 फरवरी 2021 को, मतलब बैलेंस शीट डेट के पहले हो गई थी, ऑन विच डेट एक्सचेंज रेट वाज 44.2, देन व्हाट एंट्री शुड बी पास्ड। तो आपने किया कितने पे था, ये 44 पे किया था, है ना, ये आपकी ट्रांजेक्शन डेट की एंट्री हो गई होगी, ठीक है, टू क्रेडिटर खड़ा हो गया होगा, राइट, और बाय क्या हुआ, बाय लोन, ये अमाउंट आया ना अंदर, लोन कैसे होगा भाई, बाय बैंक आएगा ना, पैसा आया ना, बाय लोन कैसे होगा, टू लोन होगा ना, ठीक है, बाय बैंक टू लोन, पैसा आया लोन लिया तो, और लोन खड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद में 31 दिसंबर को हुआ और फिर 28 फरवरी को रीपे हो गया, सिंपल है, लोन मतलब मॉनेटरी आइटम है, यस ठीक है। तो 44.2 माइनस 44, ठीक है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपका पीएनएल में जाएगा, करेक्ट है। अच्छा अब मेरी बात समझना कि चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, डिफरेंस क्या है कि रीमेजरमेंट नहीं होगा। रीमेजरमेंट का मतलब क्या है कि 31 मार्च को जो एक्सचेंज रेट है उस पे चीज को लेके आना, उसको बोलते रीमेजरमेंट। सेटलमेंट का मतलब क्या है, चीज को खत्म कर देना, चीज को खत्म कर देना। तो सेटलमेंट डेट पे तो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो या कुछ भी हो, सेटलमेंट तो हो रहा होना है, और उस पर जो भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस लॉस गेन है वो पीएनएल में जाना ही जाना है। बात काय की चल रही है, रीमेजरमेंट काय की। तो रीमेजरमेंट का मतलब क्या है, 31 मार्च को करी हुई रीमेजरमेंट, मतलब 31 मार्च को जो एक्सचेंज रेट है वो रेट पे लेके आना। क्लियर है ना, ये बात क्लियर है ना। अभी इधर क्या हुआ कि 31 मार्च के पहले ही क्या हो गया, बोरोइंग रीपे हो गई, मतलब रीमेजरमेंट की बात आई नहीं। क्लियर है, मैं आपको ये पॉइंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मान लो यहाँ पे बोरोइंग नहीं होती, कोई दूसरी चीज होती है जो नॉन मॉनेटरी है, आपके एएस में क्वेश्चन बैंक में नहीं है, लेकिन क्या हम क्वेश्चन बैंक तक सीमित रहेंगे क्या, हमको हमारे कंसेप्ट डेवलप करने चाहिए ना, कुछ भी नया आ गया तो। अगर यहाँ पे कोई नॉन मॉनेटरी चीज भी रहती, ठीक है, तो ये तो सेटलमेंट हो रहा ना, ये रीमेजरमेंट हो रहा, क्या आप एक्चुअली पेमेंट कर दे रहे, चीज को खत्म कर रहे हैं, तो जो भी गेन लॉस रहेगा सेटलमेंट पे वो पीएनएल में जाएगा, वहां पे आप ये सब मत अप्लाई करना, ठीक है, वो सिर्फ रीमेजरमेंट को लेके, किसको लेके है, रीमेजरमेंट। अब एंट्री देख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, इतने से हुआ, टू फॉरेन करेंसी लोन अकाउंट, यही वर्ड ये लोग यूज करते, लोन अकाउंट यूज करना मत, हर आंसर में कंसिस्टेंटली फॉरेन करेंसी लोन या फॉरेन लोन अकाउंट ऐसे यूज करते, आप भी वही यूज करना। ये पहली एंट्री हो गई, ये 31 मार्च की एंट्री होगी, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट, मतलब ये पीएनएल, ठीक है, क्या बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, वापस से फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, आप ब्रैकेट में पीएनएल लिख सकते हो, ठीक है। टू फॉरेन लोन अकाउंट, लोन बढ़ गया क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ गया, 1.5 लाख, ठीक है। उसके बाद में 30 जून को सेटलमेंट हुआ, पहले तो वो लोन खत्म होगा, ठीक है, 132 प्लस 1.5 ये हो गया आपका 133.5, ये पूरा डेबिट आ गया, मतलब ये खत्म हो गए, ठीक है। उसके बाद में बैंक से गया पैसा 134.25 4 बार 0, ये कौन सा अमाउंट है, जो आपका सेटलमेंट डेट का ट्रांजेक्शन रेट है, बराबर है। सेटलमेंट डेट का ट्रांजेक्शन रेट क्या था, कहा गया वो 44.75, करो कैलकुलेटर पे, 44.75 मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख, कितना आया, 1,34,25,000, ये आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली इतना पैसा पॉकेट से गया है, इसके लिए बैंक अकाउंट इतना क्रेडिट हो गया, है ना। और ये डिफरेंस में हमें 75,000 का एडिशनल फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ है, करेक्ट है। क्यों सर, क्योंकि लॉजिकली देखो ना, 44.5 था बैलेंस शीट डेट पे, बैलेंस शीट डेट से भी भाव बढ़ गया है और 44.75, क्लियर है, पक्का। अच्छा मैं अभी पूछूंगा आपको, मेरे को बताना नमित कि अगर मान लो ये 44.5 का 44.25 होता तो सेटलमेंट पे गेन आता है लॉस आता, 44.5 का 44.25 होता, मतलब यहां पे सिंपल है, ये कट के 44.25 होता है,
तो सेटलमेंट डेट पे गेन आता है कि लॉस आता? इतना टाइम क्यों लगा लेकिन आपको बोलने को? ऊपर क्या बोला 44.5 था, ये 44.25 हो गया, सिंपल है गेन आएगा क्योंकि बैलेंस शीट डेट से भाव कम हो गया। अगर हमारी लाइबिलिटी है भाव कम तो लॉस कम, भाव ज्यादा तो लॉस ज्यादा, सिंपल। समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक है। अभी एंट्री सिंपल से पास हुई है, फॉरेन लोन अकाउंट डेबिट, फॉरेन एक्सचेंज डेबिट टू बैंक 134। क्लियर है? ये सबने कर लिया था क्या? सच्ची बोलो। हाँ बिल्कुल सच्ची बोलो, क्योंकि मैं और भी क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ उस हिसाब से। सृष्टि आया था, सबके ये अमाउंट आ गए थे, एंट्री का पैटर्न समझना है, सबको आ गया? ठीक है, ओके। अभी इसके बाद में सेकंड वाला, अगर ये बोरिंग 28 को ही पे हो जाती, ये पहली एंट्री तो सेम रहती, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या है, बाय बैंक टू फॉरेन करेंसी लोन, तो ये एंट्री तो पहले सेम रहती, लेकिन दूसरी एंट्री सिंपल होती, लोन होता आपका डेबिट, क्योंकि अब लोन खत्म हो रहा है, करेक्ट है? तो ये एंट्री सेम रहती, सबको दिख रहा है बोर्ड पे, ये एंट्री सेम रहती। अब इसके बाद में एंट्री क्या पास होती, ये फॉरेन, कोई बीच में बैलेंस शीट है ही नहीं, मामला सिंपल है, तो ये लोन हो जाता डेबिट, तो एंट्री क्या होती, फॉरेन लोन डेबिट हो गया, कितने से 132, 5 बार 0 है ना, और टू क्या करूंगा मैं, टू बैंक, पैसा जाएगा, करेक्ट है ना? अभी पैसा कितना जाएगा, सिंपल है, 44.2 इंटू 3 लाख, कैलकुलेट करो, बोलो ऐसे फिगर में बोलो, 1,6 है ना? अब एंट्री मैच होगी ना, अब एंट्री मैच करने के लिए आपको कुछ डेबिट डालना पड़ेगा, वो डेबिट है फॉरेन एक्सचेंज लॉस, वो लॉस कितना, 60,000 है, 60,000 का लॉस, ये आपकी एंट्री बन गई बिफोर बैलेंस शीट डेट, क्योंकि बैलेंस शीट डेट में आई ही नहीं। ठीक है, ये देखो नरेशन पास करना पड़ेगा, इन्होंने नहीं किया, क्लियर है? और नरेशन में ही वर्किंग दिखा देना, ठीक है? वर्किंग के लिए अलग से वर्किंग नोट मत बनाना, नरेशन में वर्किंग नोट तो दोनों काम हो जाएंगे। समझ में आया अथर्व? पक्का समझ में आया ना? ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर है? इसको भी स्टार मार्क डाल दो क्वेश्चन को। ये इन्होंने आपके लिए वर्किंग नोट्स दिया, आप देख लेना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे लिखो ओरल होमवर्क। तो मैं अगर आपको एक चीज बोलूं, अभी तक के 4-5 जो एएस हुए, उसका जो अपना एक कंसेप्ट बाहर निकल के आ रहा वो ये है कि हम आपको टीएसडब्ल्यू करवा रहे हैं, हम आपको एसएनडब्ल्यू करवा रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके फेयर क्वेश्चंस रहेंगे जो आपकी बुक में आ रहे हैं। बचे हुए क्वेश्चंस हम क्लास में करवा रहे हैं, जो डिस्कशन है कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, ठीक है ना? और वैसे ही क्वेश्चन अपन होमवर्क में दे रहे हैं, समझ गए ना बात को? ठीक है, और जो क्वेश्चन बहुत ही टफ है या टिकी है या कुछ है, वो क्वेश्चन अपन क्लास में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अपने को ऐसी नौबत नहीं आ रही अब तक, ठीक है? आगे आएगी, ओके? ठीक है, ये हो गया, ये ओरल होमवर्क है, कुछ भी नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है एक बार, लेकिन आप उसको देखना मत आंसर को, आप आंसर सोचना और फिर आंसर पढ़ना, कैलकुलेशन आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? 22 के सामने लिख दो AS16, और मे 26 वाले जो बच्चे हैं वो सॉल्व कर लेना घर पे, दोनों AS16 हमारा हो चुका है। हाँ, अभी आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 23 पे, करना लिमिटेड। सब लोग रेडी है? ठीक है, ओके, पढ़ू? ठीक है, पढ़ याशी। इनके नीचे दिए गए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, बताओ। ठीक है, अभी अपनी रजिस्टर ओपन कर लो और रजिस्टर में रेफरेंस डालो क्वेश्चन नंबर 23 का, इसी के नीचे जो लाइव नोट्स है उसी के नीचे, आगे का कंसेप्ट अपन क्वेश्चन के बाद में आपके टीएसडब्ल्यू और सब सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद में आगे कंसेप्ट लिखेंगे अपन, जो कंसेप्ट में बचे हैं। देखो कंटिन्यू करना, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा? हाँ, अभी इसमें अपन थोड़ा डेटा को सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है?
अब वहां पे लिख दो आप डेटा 1 जुलाई 2022 लिख दो, है ना, और इज इक्वल टू लिख दो 30,96,000। लिखा एक बार, ठीक है। उसके बाद में अगला पढ़ो यशवी। मतलब जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर, मतलब 3 महीने बाद में, ठीक है। लूसी है वो, ये तो बहुत ही सोबर है। वो बोलता है अमाउंट हाथों हाथ पे कर दिया था, मतलब कोई डिफरेंस का सवाल ही नहीं उठता। अमाउंट, अरे डिफरेंस कब आएगा, जब क्रेडिटर बनेगा या डेटर बनेगा। अमाउंट पेड मतलब इमीडिएटली हमने अमाउंट पे कर दिया। लिखो सेकंड पे नंबर 2 डालो, लिखो 1 अक्टूबर 2022 की डेट डालो, इज इक्वल टू डालो €18,500 डाल दिया, इज इक्वल टू डालो इमीडिएटली पेड, इमीडिएटली पेड, बात खत्म, ठीक है। अभी तीसरा पढ़ो, मतलब अक्टूबर का महीना गया, नवंबर का, 2 महीने बाद में, ठीक है। ठीक है ना। अभी जो पहला 2 है ना, उसके सामने लिखो ब्रेस बना के इंपोर्टेड, इंपोर्टेड, है ना, इंपोर्टेड, ठीक है। एक और आगे लिख दो हिंदी में, मतलब अपने भाषा में लिख दो, मतलब क्रिएटर। अरे अगर तुम कोई चीज इंपोर्ट करोगे, मतलब आपने, आपको पैसा देना है ना, इंपोर्ट मतलब आप खरीद रहे हो, एक्सपोर्ट मतलब आप बेच रहे हो, समझता नहीं इतना। ये था क्या फाउंडेशन में, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, हाँ ना, बस चलो ठीक है, ठीक है ना। अभी तीसरे में लिखो 1 दिसंबर 2022, उसके आगे लिखो इज इक्वल टू 50,40,000 इज इक्वल टू एक्सपोर्ट इज इक्वल टू डेटर। पूरा इंफॉर्मेशन क्लियर है। अब देखो सुनो, अब देखो अभी तक जितनी भी क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन फॉरेन करेंसी अमाउंट में डिनोमिनेटेड था और आपको एक्सचेंज रेट वो देते थे, बराबर है। ये क्वेश्चन में आपको इंडियन रुपीस में कितना लगा डायरेक्टली वो दे दिया। एक बार मेरे बोर्ड की तरफ देखना सब लोग, ठीक है, ध्यान से देखना एकदम, भूमि जी, ठीक है। देखो मान लो 1000 है, डॉलर मान लो, ठीक है, और 100 रुपीज का एक्सचेंज रेट है, तो अपन कैसा निकालते हैं, 1 लाख, बराबर है। ये है आपका ट्रांजेक्शन डेट का अमाउंट, बराबर है। आपको क्वेश्चन में ये दे दिया, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है, आपको ये निकालना पड़ेगा कि मेरा डॉलर में अमाउंट कितना था। तो आप कैसे निकालोगे सर, 1 लाख को आप 100 से डिवाइड कर लो, बराबर है, सिंपल मैथमेटिक्स। तो सर आपका 1000 रुपये आ गया, $1000। अभी 30,96,000 आपको दिया है, बराबर है। अब आपको दिया है क्या कि 1 जुलाई 2022 को एक्सचेंज रेट क्या था, वो दिया है क्या, लिखो अपने डेटा में कितना दिया है, 86 लिखो ना, 86 लिख दिया। अब तुम क्या करो, उसी के सामने 30,96,000 को 86 से डिवाइड कर दो, 36,000 यूरो तुम्हारा अमाउंट, लिख दिया। सब लोग यहां तक आ जाओ, फिर आगे बढ़ूंगा। अब तुमने उल्टे क्वेश्चन को सीधा कर दिया, ठीक है, सब लोग पहुंच गए क्या, बरखा, वेरी गुड, प्रीत आ गया सबका, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे, ठीक है, इसको तो एक बार इग्नोर करते, इसमें कुछ खास नहीं। अभी यहां देखो 3 नंबर तुम्हारा एक्सपोर्ट है, इसमें भी सेम गड़बड़ है। आपको फाइनल फिगर दिया हुआ है ट्रांजेक्शन डेट का, आपको 1 दिसंबर 2022 का एक्सचेंज रेट दिया है क्या, हाँ करो, लिखो, डिवाइड करो, अमाउंट निकालो, कितना है, लिख दो 60,000 यूरो, बेस्ट हो गया एकदम, वेरी गुड, समझ में आ गया, बदल गया। अब देखो आगे, यशु जी पढ़ो। All the above transactions were recorded in the book of accounts at the prevailing exchange rate or the date of the transaction. अब देखो ये फालतू की लाइन है,
आगे Ignore taxes and duty on the above transaction. ये भी फालतू की लाइन है, नहीं लिखता तो जो हम इग्नोर ही करते हैं। आगे Payment due from Cream Limited and payment due to Trial Limited is outstanding as on 31st March. अरे ये भी फालतू है ना, तूने अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो हम यही अज्यूम करेंगे कि आउटस्टैंडिंग है, बराबर है ना। और तू बीच का नहीं बोल रहा, हमको समझ में आया, उसका रहेगा कि वो तो इमीडिएटली पे करे सामने वाले ने, वो टेंशन ही नहीं है। ठीक है, आगे आपको रेट दिए वो हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। अभी आपको पहला क्या पूछा है? To show value at which above items will appear in balance sheet as on 31st March 2020. पहला वो पूछ रहा है कि मेरे को बताओ 31 मार्च 2023 पे ये क्या अमाउंट्स पे दिखने वाले हैं। बराबर बात है एकदम। अपने आंसर में नीचे आओ, ये जो पहला लिखा है ना, लिखो नंबर 1 छोटे रोमन में, नंबर 1, और लिखो कैलकुलेशन फॉर बैलेंस शीट डेट अमाउंट्स, सिंपल लिख दिया है ना। अब उसमें तुम क्या करो, उसके नीचे पहला बुलेट डालना। एग्जाम में कभी भी बुलेट की हैबिट डालना, ABCD या 1 2 3 4 मत डालना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में 1 2 3 4 है, चेकर कंफ्यूज हो जाता है। बुलेट डालो, बुलेट डालो, बुलेट डालो। इंपोर्ट फ्रॉम ट्राई लिमिटेड, इंपोर्ट फ्रॉम ट्राई लिमिटेड। अब तुम्हारा इसमें आ गया, तुम्हारा इसमें कितना यूरो आया था? 36,000 आया था ना। तो अब ये तुम क्या करो, सबसे पहला लिखो एक्सचेंज डिफरेंस इज इक्वल टू, एक्सचेंज डिफरेंस इज इक्वल टू 36,000 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ओपन 90 माइनस 86 ब्रैकेट क्लोज 144। हाँ वो लिख दो, ये तुम्हारा एक्सचेंज लॉस हो गया, बराबर है ना। क्योंकि आपने जब ट्रांजेक्शन किया तब भाव था 86 और बैलेंस शीट पे भाव बढ़ चुका 90, भाव बढ़ा लायबिलिटी बढ़ी, बराबर है। आ गया। अब उसी के नीचे लिखो, ये तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज लॉस तुमने डिटरमाइन कर लिया, ये तुम्हारा क्या पहला पार्ट, एक पार्ट आ गया। उसके नीचे लिखो अमाउंट एट विच, ये वर्डिंग इतनी बड़ी की आंसर में, अमाउंट एट विच द लायबिलिटी विल बी शोन एट द बैलेंस शीट डेट इज इक्वल टू, यही पूछा था ना फर्स्ट में कि क्या वैल्यू पे बैलेंस शीट डेट पे शो होगा, इज इक्वल टू कर दो जो यूरो का अमाउंट है मल्टीप्लाई 90 होगा ना भाई। हाँ लिखो 3240, बराबर है, हो गया, ठीक है। अभी आगे आ जाओ, अभी अगला बुलेट एक लाइन छोड़ के जरा रिस्पेक्टफुली, अगला बुलेट उसमें लिखो सेम एक्सपोर्ट गुड्स टू क्रीम लिमिटेड, एक्सपोर्टेड गुड्स टू क्रीम लिमिटेड लिखा। उसमें दो पार्ट आएंगे, एक आएगा फॉरेन एक्सचेंज, क्या हुआ 90 88 84 का 90 हुआ ना, अब वही लॉस वापस से फॉरेन एक्सचेंज लॉस या फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस जो भी। अच्छा एक और चीज, एक बार पेन ड्रॉप करके पहले सुनो, अगर आपने एक्सचेंज डिफरेंस सही निकाला बट आपने लॉस या गेन नहीं लिखा, इट इज एज गुड एज जीरो। मैं पहले ही बोल रहा हूं, बाद में रोना नहीं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस का मतलब लॉस और गेन दोनों होता है, तो आप भले ही हेडिंग डालो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस विच इज वेरी गुड हेडिंग, फिर कैलकुलेट करो और फिर आगे लिखो कि वो लॉस है या गेन। चलो लिखो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है यूरो, 60,000 इंटू 90 माइनस 84, 6 ना, कितना डिवाइड आया, हाँ उसको लिख दो लॉस, लिख दिया ना, ठीक है। उसके नीचे सेम बैलेंस शीट निकालो, खुद ही निकालो ना बैलेंस शीट वैल्यू, 54 लाख आई क्या, 60,000 इंटू 90 54 लाख। इसको भी स्टार मार्क कर देना 23 को, ठीक है। क्या हुआ साई शाम नहीं जमा, ठीक है। अब है ना सेकंड वाला वो पढ़ो, रिक्वायरमेंट क्या था सेकंड वाला। To calculate the amount of gain or loss on each of
हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक गलती हम सभी ने करी है, मैं बताता हूं, निकाल चुके क्या, नहीं निकाल चुके, आंसर इज कंप्लीट। गलती ये है बेटा कि आपको ना 1 अलग निकालना है और 2 अलग निकालना है। हमने प्रेजेंटेशन में क्या किया, दोनों साथ में निकाले। अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, चेकर अगर स्मार्ट नहीं रहेगा तो उसको लगेगा हमने 2 सॉल्व ही नहीं किया। जितना आईसीआई को ऐसा दोगे ना परोस के, उतने वो मार्क्स देंगे। तो हमको आइडिया तो अपन ने चलो सिंप्लिसिटी के लिए किया, आइडियली क्या करना चाहिए, 1 अलग निकालो 2 अलग निकालो। 1 में सिर्फ देखो इनका प्रेजेंटेशन देखो, इन्होंने 1 में सिर्फ बैलेंस शीट के अमाउंट निकाले हैं और यस 2 में इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज की निकाले। तो हमको अलग अलग निकालना है, एक में नहीं निकालना, ठीक है। ओके, एक और चीज, एक चीज जो मिस हो गई है वो है प्लांट एंड मशीनरी। इसका सर लोन तो पे हो गया था, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी तो थी ना, बैलेंस शीट में एसेट तो रहेगा ना, उसका अमाउंट डालना पड़ेगा। वापस बोल रहा हूं, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी, इंपोर्टेड है ना, आपने इसका पेमेंट इमीडिएटली किया, तो बैलेंस शीट में लोन तो नहीं आएगा, लेकिन ये प्लांट एंड मशीनरी तो आएगी ना। तो प्लांट एंड मशीनरी 18,500 मल्टीप्लाइड बाय 88, इतने अमाउंट पे जिंदगी भर के लिए, अज्यूमिंग की कंपनी कॉस्ट मॉडल फॉलो करती है, जिंदगी भर के लिए ये अमाउंट, इतने अमाउंट पे आपके बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी दिखने वाला है। और उसमें प्रश्न क्या पूछा था कि अबो आइटम्स, सिर्फ लायबिलिटी पूछा क्या उसने, तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी भी आना चाहिए। लिख दो अपने आंसर में, कर दो उसका करेक्शन, एक और डाल दो ना, बुलेट डाल दो, अभी इतना किया ये तो बुलेट डाल दो। प्लांट एंड मशीनरी विल ऑल्सो बी शोन एट बैलेंस शीट, उसमें 18,500 यूरो मल्टीप्लाइड बाय, खत्म, डन। बहुत अच्छा पार्ट इस एएस का हो चुका है, ठीक है। अभी हमारा आज क्लास हो चुका है, सिर्फ मैं देख रहा हूं कि कोई बस खत्म, डन है ना। अब आज के लिए इतना ही है। अब सर कल क्या सीखेंगे, एक बार सिर्फ सुन लो, ठीक है। अभी जैसा मैंने बताया था, एक बार सिर्फ यहां आ जाओ, एक मिनट बचा है, बाकी अपन खत्म है, ठीक है। नोट्स मैंने सारे लिखा दिए, ठीक है। अभी देखो, क्योंकि नोट्स ज्यादा नहीं है इसमें, अभी 2-3 चीज बस नोट्स में बची है। सबसे मेन पार्ट है अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। इसका अपन ने 50% पार्ट कट लिया। 50% क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में 2 चीजें थी, एक था मॉनेटरी, एक था नॉन मॉनेटरी, ठीक है। मॉनेटरी के अंदर 2 चीजें हैं सर, ये तो बताई नहीं। हाँ, मैंने मॉनेटरी के अंदर अभी तक आपको सिर्फ एक चीज बताई, नंबर 1 विच इज सिंपल, ठीक है ना। नॉर्मली इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, नंबर 2 के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। नंबर 2 सर क्या है, नंबर 2 सिंपल है कि वो बोलते हैं कि फॉरेन करेंसी का जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली पीएनएल में जा रहा है, करेक्ट है। लेकिन 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 अगर आपने जो लोन लिया है, बोलो, अगर आपने जो लोन लिया है, अभी तक हमने देखा वो सारे लोन शॉर्ट टर्म थे, 4 महीने में पे हो रहे हैं, 5 महीने में पे हो रहे हैं ना, 31 मार्च आ रहा है, जून में पे हो जा रहे हैं, 31 मार्च आ रहा है, जुलाई में पे हो जा रही है। लेकिन अगर आपने कोई लोन लिया है जो आपने 5 साल के लिए लिया है, ठीक है ना, सरकार बोलती है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म मॉनेटरी फॉरेन करेंसी लोन, ऐसा बोलते हैं वो लोग, ठीक है, वो बता दूंगा आपको कल मैं। उस केस में पूरा डिफरेंस पीएनएल में नहीं जाता। उस केस में वो बोलते कि डायरेक्टली आप पीएनएल में कुछ मत डालो, एक उसका रिजर्व क्रेडिट होगा, हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। कल वापस से हम ऑब्वियसली इसको पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आपको मैं रिकैप दे रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा वो बोलते हैं कि अगर आपने ये जो लोन लिया है, अगर आपने ये लोन किसी एसेट के लिए लिया है, अगर आपने ये लोन किसी एसेट के लिए लिया है, तो इसका जो एक्सचेंज डिफरेंस लॉस और गेन है वो पीएनएल में ना जाके उस एसेट में जाना चाहिए, ठीक है। ये 2 चीजें हम कल मॉनेटरी में पढ़ने वाले हैं। नंबर 2 ये वाला, इसमें पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 क्या है, सिंपल है, जो अपन ने अभी तक कर लिया। नंबर 2 हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ओके। एक चीज मेरे लिए लर्न करके आना, उसका नाम है पैरा 46A। क्या, दिन में 5 बार ये बोल देना, पैरा 46A, ये आपके दिमाग में बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। जब जब नंबर 2 को क्वेश्चन आएगा,
आपका क्वेश्चन स्टार्ट यहां से होना चाहिए, पैरा 46A ऑफ AS 11। अगर आपने ये मेंशन नहीं किया तो आधा मार्क कट गया। पैरा 46A ये याद रख लेना, बस समझ लो किसी का नाम है, ठीक है। पैरा 46A नॉन मॉनेटरी को लेके कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अपन सिर्फ इसको याद रखेंगे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है। ये पूरा ब्रांच अकाउंट में डिस्कस्ड है, इसका सिर्फ एक का दो क्वेश्चन है, इसको करने के लिए हार्डली 5 से 10 मिनट लगेगा, मेजर टाइम इसमें जाने वाला है। उसके अलावा अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, इसको मेरे को करीबन 30 मिनट चाहिए सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट कराने के लिए। तो कल एकदम तैयार होके आना, तैयार होकर मतलब ऐसा इसको रिवाइज करके आना पूरा, ठीक है। नंबर 1 मॉनेटरी वाला जितना आज सिखाया एक रिवीजन करके आना। डिफिकल्ट है क्या? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, सिर्फ 46A में हल्का सा ट्रिक है, वो भी डिफिकल्ट नहीं है। दैट एंड्स द क्लास।